Okay, so what we'll do in this class is basically we're going to look at some problems, okay, stoichiometric problems basically, और देखेंगे उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना. So यहाँ पे one of the thing you need is basically formulas, right? हम लोग equivalent concept इसमें use करने वाले हैं, so make sure that you understand what is going on, okay? This is something we're going to use in this class. तो अगर मेरे को number of equivalents निकालने हैं मान लो, तो वो कैसा निकालता हूँ मैं, ये फार्मूला आप लिख लेना, ओके. सो वी नीड वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट. एंड इक्विवेलेंट वेट कैसा लिखते हैं अपन, वेट बाय सॉरी मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, इजंट इट. इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. तो इसी को मैं लिख सकता हूँ फिर वेट टाइम्स एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है. सो वैसे तो ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, बिकॉज यू शुड डायरेक्टली यूज़ दिस फार्मूला, ठीक है. काफ़ी बार तुमको इक्विवेलेंट वेट मालूम होते हैं जनरली, मतलब जो कॉमन केमिकल्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट वेट तुमको मालूम होते हैं. अपन ने देखे भी है एक्चुअली, इसके पहले वाले जो क्लास था उसमें मैंने तुमको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बताया था, उसमें इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में बताया था. तो मालूम अगर है तो फिर ठीक है, यही फार्मूला यूज़ करो. अगर नहीं मालूम है इक्विवेलेंट वेट तो फिर ये फार्मूला यूज़ करो, ओके. दूसरा जो फार्मूला तुमको लगेगा इसमें, दैट इज़ गोइंग टू बी यू कैन यूज़ m1 v1 n1 इज इक्वल टू m2 v2 n2, ठीक है. ये फार्मूला अपन कब यूज़ करेंगे, व्हेन यू डोंट वांट टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है. बैलेंस नहीं करना है, इक्वेशन को लिखना ज़रूर पड़ेगा लेकिन बैलेंस नहीं करना है, ठीक है. इसमें ये जो n यूज़ कर रहे हैं अपन, ओके, दीज आर नथिंग बट n फैक्टर. और मैंने तुमको इसका वेरिएशन बताया था, m1 v1 बाय n1 जब लेते हैं, ओके. सो दिस वन m1 ये अपन यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली, इज इक्वल टू m2 v2 बाय n2. इसमें ये जो n यूज़ कर रहे हैं अपन, these are stoichiometric coefficient in the balanced equation, ठीक है. मैं एक हाथ प्रॉब्लम करके दिखा भी दूंगा, it doesn't really matter, it's the same. I think we have done that in the last class. एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया भी था दोनों इससे, isn't it, and we got the same answer. So essentially we don't have to use this one, क्योंकि यहाँ पे अपने को बैलेंस करना पड़ता है, या जब भी अपन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना. नीड टू बैलेंस द इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर केस. यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, इक्वेशन लिखो, तुमको एन फैक्टर उस इक्वेशन से मालूम गिर जाता है, यहाँ पे यूज़ करो एंड यू कैन फाइंड आउट, अंडरस्टूड. सो देखो इक्विवेलेंट, दिस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट, यू नो, दिस ये जो है, ओके, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. ध्यान में क्या रखना है सिर्फ कि वॉल्यूम काय में लेंगे तुम, ओके. वॉल्यूम इफ इट इज़ इन लीटर, ओके, इफ इट इज़ इन लीटर व्हाट यू गेट इज इक्विवेलेंट, ओके. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये तुमको मिल रहा है. इसको सिर्फ अपन शॉर्ट में इक्विवेलेंट्स ही बोलेंगे, वैसे ही बोलते हैं, ठीक है. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या बोलेंगे अपन, सिर्फ इक्विवेलेंट्स, या. और अगर तुम वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हो इसी किसी भी इक्वेशन में, सो ये हो जाएगा तुम्हारा मिली इक्विवेलेंट. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, ठीक है. जनरली अपन वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपने को मिल रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं. और इक्विवेलेंट्स का यू ऑलरेडी हैव अनदर फार्मूला, ठीक है ना. सो यू कैन ऑल्सो कंबाइन दैट, यू कैन से m1 v1 n1 इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, isn't it. ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 समझ लो, तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन अपने को मिलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, isn't it. लेकिन इक्विवेलेंट की बात करें, नॉट मिली इक्विवेलेंट, या. जब ये इक्वेशन अपन यूज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी इन लीटर. अगर यहाँ पे गलती कर दिया तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब अपन राइट हैंड वाला साइड देख रहे हैं, सो राइट हैंड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, तो लेफ्ट हैंड शुड ऑल्सो भी इक्वल टू इक्विवेलेंट. तो इसमें वॉल्यूम अपने को क्या लेना पड़ेगा, लीटर में, ओके. सो राइट डाउन दीज इक्वेशंस, ये इक्वेशंस लिख लो. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन. ये 3 इक्वेशन तुम लिख लो.
इन्हीं के ऊपर पूरा खेल है। ओके, क्लियर है क्या? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.125 molar KMnO4 are required to react completely with 25 ml of 0.025 FeSO4 solution in acidic medium? ठीक है, whenever you get this type of question, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, रिएक्शन को लिखना है। ठीक है, सो लिख लो KMnO4, इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ विथ FeSO4, और अब तुमको करते आना चाहिए, इन एसिडिक मीडियम है, राइट? तो KMnO4 का Mn2+ में कन्वर्जन होता है, ओके, और FeSO4 में Fe2+ है ये, तो ये Fe3+ में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe को फ्रॉम +2 to +3, isn't it? This is a very simple equation जो अपन ने काफ़ी बार देखा है। You don't even need to write the complete equation, तुम इसको सीधा सीधा स्केलेटल फॉर्म में लिख सकते हो, which is what is required, okay? और ये हो जाएगा +2। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, Mn का +7 आ रहा है ना, और यहाँ पे +2 है, ओके? सो जो चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज 5। ये तुम्हारा एन फैक्टर हो गया मैग्नीज का, समझ में आया? KMnO4 का एन फैक्टर क्या हो गया? 5। ठीक है, KMnO4 का कंपाउंड का, नॉट जस्ट मैग्नीज, आई सेड मैग्नीज, बट जो कंपाउंड है KMnO4 या मैग्नेट, अपर मैग्नेट आयन, इसका जो एन फैक्टर है दैट इज एक्चुअली 5, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आयरन का एन फैक्टर कितना है? 1। ऑलराइट, तुमको मॉलिक्यूलर मासेस दोनों कंपाउंड के दिए, हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे, इट्स अप टू यू, डिसाइड करना है बाद में कौन सा मेथड तुम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो ये सब कुछ लगेगा तुमको, अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन किस तरह का क्वेश्चन तुमको पूछा हुआ है। ओके, सो नाउ we know the equivalents, so इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, that is the 5 and that is 1, that is the equivalents of these compounds। तो तुमको देखो क्या करना है, सिर्फ इक्वेलेंस ही ज़रूरत है, तुमको बैलेंस नहीं करना है कुछ भी इक्वेशन को। ठीक है, जो अगर दूसरे मेथड से करते हैं अपन M1V1/N1 = M2, तो पूरा बैलेंस करना पड़ता। ओके, वी वांट टू अवॉइड दैट, इसलिए अपन ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। और आप भी यही मेथड प्रैक्टिस करो, यही मेथड यूज़ करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी बेसिकली, बिकॉज दिस इज़ एप्लीकेबल टू एनी रिएक्शन। ठीक है, उसको देखो, अपने को सिर्फ स्केलेटल फॉर्म में लिखना है, बैलेंस भी नहीं करना है, सिर्फ अपने को एन फैक्टर से काम है, हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट वी गोना डू इज राइट द इक्वेशन। सो यहाँ पे तुमको दिया है, लेट्स कॉल दिस एज M1V1N1 = M2V2N2। ठीक है, दैट्स बेसिकली इट। अब लिख लो सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे। सो M1 क्या है, M1 दिया है KMnO4 के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 0.125 टाइम्स V1 निकालना है अपने को मिलीलीटर्स में। ठीक है ना, V1 अपने को निकालना है, और N1, ठीक है, N1 अपने को क्या दिया है इसका, KMnO4 का N1 5। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा। राइट हैंड साइड M2 है 0.25 टाइम्स V2 आता है 25 टाइम्स N1 इसका N2 आ रहा है ये। सो कितना आता है वॉल्यूम V1, कितना आता है इसका, कौन फटाक से बता सकता है मेरे को? सो यहाँ पे 0.25 टाइम्स 25 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 0.125 टाइम्स 5, सो ये हो जाएगा 5। ओके, और इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.25 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 0.125, तो ये हो जाएगा 10 ml। सो बेसिकली दैट इज़ योर आंसर। तुमको 10 ml लगेगा to do this reaction. This is basically nothing but a titration, isn't it, or a reaction? It's basically titration क्योंकि the concentration. So remember we are using this equation, all right? I think similar type का problem अपन ने लास्ट इसमें भी देखा, और probably it was the same problem जिसको अपन ने M1V1/N1 ये तरीके से भी सॉल्व किया था, and you still get the same answer। तो उसमें क्या होता है, जब when you use M1V1/N1,
तो 5 इधर आ जाता है और ये 1 इधर आ जाता है. दैट्स बेसिकली डिनोमिनेटर में आ रहा है, इजंट इट? एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट द सेम आंसर बेसिकली. ओके, सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों साइड में वॉल्यूम का यूनिट सेम होना चाहिए. इट डजेंट रियली मैटर इफ इट इज़ ml और लीटर, इट डजेंट रियली मैटर, इट शुड बी सेम, दैट्स ऑल इज़ रिक्वायर्ड. सो जब अपन यहाँ पे ले रहे दैट इज़ 25 ml, तो जो आंसर आएगा अपना वो भी ml में ही आएगा. क्लियर है क्या? द यूनिट नीड्स टू बी सेम, इट डजेंट रियली मैटर विच यूनिट यू आर यूजिंग. बट ठीक है, अगर जैसे मोलारिटी निकालनी है तो V1 और V2 दोनों सेम यूनिट में ले लो. ठीक है, तुम्हारा आंसर जो M1 आएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 20 ग्राम ऑफ Fe2+ इन FeSO4 टू Fe3+. मतलब Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करें यूजिंग कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो कितना ग्राम लगेगा? और ये रिएक्शन अपन एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर मासेस दिया हुआ है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिएक्शन लिख लेंगे. स्केलेटल रिएक्शन लिखना सीख लो रेडॉक्स में. ठीक है ना, जो भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के आयन्स या जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड या सल्फेट आयन, इस तरह के आयन्स जब आते हैं तो दीज आर ऑल स्पेक्टेटर, दे डोंट डू एनीथिंग इन द रिएक्शन इन मोस्ट केसेस. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई यू कैन जस्ट राइट स्केलेटल रिएक्शन. सो यहाँ पे लिखेंगे अपन Cr2O7 2-. ओके, इसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं Fe2+ इन FeSO4, मतलब Fe2+ के साथ ही, एंड वी गोना रिएक्ट इट टू गिव यू Fe3+. एंड अब यहाँ पे क्या मिलता है, एसिडिक रिएक्शन में है ना, एसिडिक कंडीशन में क्रोमियम जो होता है वो +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है. ठीक है, ये हो सकता है तुम सोच रहे हो कि सर को कैसे मालूम. वेल, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं लिख रहा हूँ इसलिए मालूम है. ओके, ऐसा नहीं है कि मेरे को मैं गेस कर रहा हूँ ये. ठीक है, इट्स जस्ट समथिंग वी नो, राइट. और तुम भी जब रिएक्शंस देखोगे इसमें काफ़ी सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना करना बाकी है. ठीक है, ऑर्गेनिक में भी आता है ये सॉल्ट्स क्रोमियम वाले. सो जब अपन देखेंगे तो ये तुमको दिखेगा बेसिकली. ऑलराइट, एंड दिस इज समथिंग यू जस्ट सिंपली नीड टू नो. ठीक है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का इज़ द मोस्ट स्टेबल, तो ये जाएगा फ्रॉम +6 टू +3 में ही जाएगा, इजंट इट? तो दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट. तुमको याद होगा इसमें n फैक्टर अपन ने निकाला था लास्ट इसमें. डू यू रिमेंबर कितना n फैक्टर था? वी आर गोइंग फ्रॉम +6 टू +3, इजंट इट? सो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का. बट देर आर 2 क्रोमीन्स, इसलिए 6. ठीक है, तो n फैक्टर कितने का है इसका? 6 का. तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, और यहाँ पे n फैक्टर कितना है इसका? Fe का है ना, 1 का ही है. सो दैट इज़ बेसिकली डन. नाउ यू सिंपली राइट M1 V1 N1 इज इक्वल टू M2 V2 N2. ये इसलिए लिख रहा है, देखो बराबर नीचे लिख रहा हूँ मैं इसलिए ताकि सिली मिस्टेक ना हो. ठीक है, तो वी हैव दैट राइट. एंड यहाँ पे अपन लिख लेंगे जो ये है. सो वे गिवन कि हाउ मेनी ग्राम्स अपने को निकालना है, इसका ग्राम्स निकालना है अपने को. ठीक है ना, ये अपने को दे दिया है M2 बेसिकली 20 ग्राम ऑफ Fe. तो ये भी नहीं दिया, ये अभी ये भी ग्राम में ही है, इज इट? सो बेसिकली दिस इज यू नो रिएक्शन, दिस इज़ नॉट अ टाइट्रेशन. इसमें अपन कॉन्सेंट्रेशन यूज़ नहीं कर रहे, है ना. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे फिर, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? वेल, यू रिमेंबर इक्विवेलेंट के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे? वेट टाइम्स n फैक्टर, है ना, n फैक्टर. सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे W1 टाइम्स N1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इजंट इट? तो m मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे MW1 इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे फिर W2 टाइम्स N2. ये N2 बोले तो इसका n फैक्टर हो गया, एंड मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स 2. ठीक है, नाउ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू बेसिकली. सो W1 अपने को निकालना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना. N1 तो अपने को इसका मालूम है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 294. ठीक है, W1 अपने को निकालना है इज इक्वल टू W2 कितना है इसका? 20 ग्राम्स. तो आंसर अपना ग्राम में ही आएगा, रिमेंबर. एंड N2 इसका 1 है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 152. ठीक है, सो यहाँ पे W1 निकाल लो.
ओके, जितना भी आता है, आई डोंट नो कितना आता है, 20 टाइम्स 294 डिवाइडेड बाय 152 times 6. So if you figure out what that is the grams of potassium dichromate that is required. ठीक है, देखो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन, अपने को इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन तुम मोल कॉन्सेप्ट से करते ना भाई, मोल कॉन्सेप्ट से करते तो बहुत दिक्कत जाती, क्योंकि फिर तुमको ये 20 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है, स्टोइकियोमेट्री से तुमको इसको यूज़ करना है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या हो गया है कि बाय प्लगिंग इन द वैल्यू, सारी वैल्यूज़ एक फार्मूले में आ गई है तुम्हारी। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया एंड यू गेट द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड है? सो दिस बिकम्स वेरी ईजी, वेरी क्विक to do it. In many cases approximation और ये, so you know you can pretty much approximate 152 और ये almost 300 है ना। so ये 2 से 40 divided by 6 कितना होता है, I don't know, 40 divided by 6 कितना आता है आंसर इसका, 6.66 something, and I think the actual answer is something like 6.64 or something or 6.46. okay, actual answer. so देखो इसका actual answer आता है 6.44, ठीक है ना। सो इसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है, अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखें तो इसका आंसर आता है 6.44 या 45. ओके, एंड अप्रॉक्सीमेटली अपना आंसर कितना आ रहा है, देखो कितना क्विकली किया मैंने, मैं देखते बैठा कि ये 152 और 294 मैंने देखा अप्रॉक्सीमेट है, चलो कर लो, ठीक है ना। तो इतना तो एक आइडिया आ जाता है, और ये भी आइडिया आ जाएगा तुमको कि आंसर इससे कम आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमरेटर है बेसिकली, है ना, वो अपन छोटा ले रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर बड़ा है बेसिकली, तो आंसर अपना क्या आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं अपन, तो इसके वजह से यहाँ पे 2 से कम आएगा ना आंसर, मतलब फाइनल आंसर जो आएगा अपना वो 6.66 से कम ही आएगा। सो जो भी आंसर तुम्हारे इसके नज़दीक और इससे कम ऐसा दिख रहा है, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। समझ में आया? So that is how you would save time. This is how you use the logic and come to the correct answer in the quickest possible way. ठीक है, chemistry में and as well as in physics, it is very important to do approximations. Very important. Question number 3. Determine the volume of m by 10 KMnO4 solution required to completely neutralize or completely react with होना चाहिए यहाँ पे, completely react with 25 ml of this. Very easy question actually. रिएक्शन को लिख लो KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4, ठीक है, दैट इज़ योर ऑक्जेलिक एसिड। ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर है, ये है तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड। स्ट्रक्चर भी आसानी से ध्यान में रहता है, ठीक है। काफ़ी बार इसका सॉल्ट अपन यूज़ करते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट, ओके, या कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो ये उसका सॉल्ट हो जाएगा बेसिकली। जैसे सोडियम ऑक्जेलेट बोल दिए तो ये हो जाएगा Na यहाँ पे, और ये हो जाएगा Na, ठीक है ना। तो Na2, तो H2 की जगह आ जाएगा Na2C2O4, द सोडियम ऑक्जेलेट हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑक्जेलिक एसिड। एसिडिक कंडीशन में है तो KMnO4 जो है वो हो जाता है Mn2 प्लस में, और ऑक्जेलिक एसिड इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड कम्प्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 2 ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे अपने को, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। दिस इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, KMnO4। ऑलराइट, इनका लिख लो, जो क्या बोलते हैं इसको, एन फैक्टर लिख लो। इसका KMnO4 का एन फैक्टर को अपने को क्लियरली दिख रहा है, +7 से 2 में जा रहा है, तो ये हो गया 5 KMnO4 का। ऑक्जेलिक एसिड में अगर तुम देखते हो इसका, ठीक है, तो कितना आता है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इसका, दैट शुड बी +3, और यहाँ पे आ रहा है +4, इज़न्ट इट? ओके, कैलकुलेट करके देख लो, +3 आएगा, +4 आएगा। सो इसका मतलब 2 कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए +1 है, तो 2 कार्बन के लिए 2 का है। यहाँ पे इसका जो एन फैक्टर आ रहा है दैट इज़ 2, ऑलराइट। और अब सीधा सीधा तुमको M1V1N1 इज इक्वल टू M2V2N2 हो गया, ऑलराइट। M1 क्या है, KMnO4 का 1/10,
m/10 बोले तो क्या हो गया 1/10। इसको ऐसा लिखते हैं ना अपन, जैसे 2 मोलर लिख रहा हूँ या 3 मोलर लिख रहा हूँ। ओके 0.5 मोलर को कैसा लिखूँगा मैं 1/2 मोलर। ठीक है, अब 1/2 मोलर को ही मैं m/2 भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया? सो दैट इज़ हाउ इट इज़ रिटन। सो m/10 इज़ बेसिकली 1/10 टाइम्स V1 अपने को निकालना है। N1 इसका कितना है 5, M2 फॉर ऑक्सैलिक एसिड इट इज़ 1/5 टाइम्स V2 25 टाइम्स N2 इसका 2। ओके सो V1 के लिए निकाल लो। सो ये लिख लो, ये हो जाएगा 1/5 टाइम्स 25 टाइम्स 2 और ये 1/10 है, ये ऊपर चले जाएगा 10 और ये डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25, सो ये आ जाएगा 20 ml। ओके सो 20 ml तुम्हारा आंसर आ रहा है। ओके अंडरस्टूड है? ये बड़ा आसान सा है क्वेश्चन। ओके सिंपल ये फॉर्मूले से तुम इसको निकाल सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.8 ग्राम्स ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ ऑक्सैलेट। ओके ऑक्सैलेट है बेसिकली, तो ये हो जाएगा C2O4 2- बराबर है। ऑक्सैलिक एसिड में H2 लिखते हैं तो 2- नहीं लिख सकते, ये कर दिया अपन ने, तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सैलेट। इट वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन वाज मेड टू 250 ml। क्लियर है? सो क्या किया है, ध्यान में रखो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है पढ़ने में। हमने 1.8 ग्राम ये ले लिया, ठीक है, 1.8 ग्राम जो भी सोडियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम ऑक्सैलेट था, सोडियम ऑक्सैलेट होगा ऑब्वियसली, ले लिया और इसको पानी में डाल दिया। ठीक है 250 ml, ये मेरा एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन में से 20 ml मैं निकालूंगा। ठीक है, ऑन टाइट्रेशन 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 30 ml। सो इसको मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ विथ 30 ml। ओके तो टाइट्रेट विथ m/50 बेसिकली KMnO4, और इसके लिए मेरे को ml कितना लग रहा है 30 ml ऑफ दिस रिक्वायर्ड। समझ में आया? सो टाइट्रेट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ओके क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। ऑब्वियसली ये जो सैंपल लिया था अपन ने दैट इज़ नॉट प्योर। ओके 1.8 है ग्राम, लेकिन वह पूरे के पूरा 1.8 ग्राम ऑक्सैलेट नहीं है, इससे कम है। ठीक है, हमने डिजॉल्व किया है, तो जो भी है बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी 1.8 माइनस x, दैट इज x इज समझ लो इम्प्योरिटी है। ठीक है ना, x इज इम्प्योरिटी, सो दैट मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलेट इज एक्चुअली प्रेजेंट। ये इसमें आ गया है 1.8 माइनस x, और यहाँ पे अपन टाइट्रेट कर रहे हैं उसको। तो टाइट्रेट जब कर रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टाइट्रेट होगा, इम्प्योरिटी नहीं होगी रिएक्ट। ठीक है ना? सो यहाँ से अपने को क्या करना है, इसका सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन निकालो। ये जो है 20 ml का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, तो वही कॉन्सेंट्रेशन इसका भी हो गया 250 ml में। कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा ना, इजंट इट? कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। तो मैं ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ। एक बार कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, इसमें मैंने कितना डाला था 1.8 डाला था, लेकिन है कितना वो निकाल लूँगा मैं। ओके एक्चुअली में उसका ऑक्सैलेट सॉल्ट कितना है इसके अंदर वो निकाला। वेट ऑफ मोलैरिटी मेरे पास आ गई ना, फ्रॉम मोलैरिटी आई कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, इजंट इट? मोलैरिटी का फॉर्मूला ही है उससे। तो 1.8 डाला था और एक्चुअल कितना प्रेजेंट है ये मेरे को पता चल जाएगा, मैं परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकता हूँ। ओके तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि इक्वेशन लिख लो। ठीक है, किसको टाइट्रेट कर रहे हैं? ऑक्सैलेट को, C2O4 2- को टाइट्रेट कर रहे हैं विथ KMnO4। ओके स्केलेटल इक्वेशन लिखना है अपने को, माइनस गिव्स यू क्या मिलता है, CO2 मिलता है, प्लस एसिडिक है तो Mn2 प्लस मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड का थोड़ी देर पहले अपन ने एन फैक्टर निकाला था, वही एन फैक्टर इसका भी रहेगा, और यहाँ पे इसका एन फैक्टर जो है मैग्नीज KMnO4 का वो रहेगा 5 का। ठीक है, एन फैक्टर मिल गया। अब यूजिंग M1 V1 N1 इज इक्वल टू M2 V2 N2, तो ऑक्सैलेट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है अपने को। ठीक है,
सो m1 इज इक्वल टू आ रहा है 30 टाइम्स 5 50 टाइम्स 20 टाइम्स 2, करेक्ट है ना। अब ये एक ज़ीरो ख़त्म कर दो, 5 को ख़त्म कर दो, तो ये आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 40। सो ये आ रहा है, इसको देखो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट लीव इट एट एज इट इज़ 3 बाय 40। ओके, दैट इज़ योर मोलैरिटी ऑफ कौन सा, ये 20 ml, मतलब कि 250 ml का जो मोलैरिटी है वो है। ओके, मतलब इस जो ऑक्जेलेट था इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मिल गया 250 ml का, जो मतलब 20 ml का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वही 250 ml का रहेगा। सो वी गॉट द कॉन्सेंट्रेशन, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन देयर। ओके, सो इसका मोलैरिटी कितना आ रहा है 3/40 m। ओके, दैट इज़ आवर कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स को अपन लिखते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो वही अपन करेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स वॉल्यूम इन लीटर। ओके, ये अपन मोलैरिटी में लिख रहे हैं, अपने को वेट निकालना है। ओके, सो जब भी वेट निकालना हो, वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स वॉल्यूम। ओके, ये एक फॉर्मूला तुम ध्यान में रख लो कि अगर तुमको मोलैरिटी मालूम है तो तुम वेट ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हो मोलैरिटी और वॉल्यूम से। उसके मोलैरिटी कितनी है इसकी 3/40 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलेट दैट इज़ 88। ठीक है, एंड वॉल्यूम अपने को लेना है इन लीटर्स, तो 250 है तो 0.25 लीटर। ओके, लेट्स कैलकुलेट नाउ। सो वेट कितना आ रहा है 1.65 ग्राम्स। ओके, अपन ने डाला कितना था 1.8, राइट 1.8, और एक्चुअली है कितना 1.65। जो डिफरेंस है दैट इज़ द इम्प्योरिटी। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू कैलकुलेट द प्योरिटी। प्योरिटी के लिए परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू 1.65 divided by 1.8 times 100, and that is going to give you, that should be around approximately 91%, I guess, है ना, approximately 91% के आसपास प्योरिटी आनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16.4 ml of 0.14 molar KMnO4 solution required to oxidize 20 ml of FeSO4 solution in acidic medium. What is the concentration of FeSO? This is a very simple question. I'm not even going to solve this. You can simply use M1 V1 N1 is equal to M2 V2 N2 and you can solve that question. ठीक है ना, concentration ही निकालना है यहाँ पे, use that and calculate. So we're gonna just move on from this question. Next question, calculate the concentration of hypo solution in grams per liter. यहाँ पे अपने को concentration निकालना है in grams per liter if 10 ml of this solution decolorized 20 ml of m/50 iodine solution. देखो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने स्किप किया, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। सिर्फ इसमें ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो पूछा है तुमको दैट इज़ एक्चुअली इन ग्राम्स पर लीटर रादर देन जस्ट कॉन्सेंट्रेशन लाइक मोलैरिटी या नॉर्मलिटी नहीं पूछा है, ग्राम्स पर लीटर में तुमको कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। ऑलराइट, सो go ahead and solve that question. सबसे पहले तो कोई इक्वेशन लिख लो, अगेन ट्राई टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन बेसिकली। तो S2O3 2 माइनस, ओके, प्लस क्या के साथ रिएक्ट कर रहे हैं अपन, आयोडीन के साथ, गिव्स यू क्या होता है S2O3 2 माइनस का मतलब सोडियम थायोसल्फेट जो है उसका क्या होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू S4O6 2 माइनस। ओके, प्लस और आयोडीन हो जाता है I माइनस में, इजंट इट? या तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, आयोडीन हो रहा है रिड्यूस, 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑलराइट, लेट्स राइट डाउन द एन फैक्टर। सोडियम थायोसल्फेट का एन फैक्टर कितना है, हु रिमेंबर्स? सो यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो होता है 2, ओके, +2, एंड यहाँ पे जाता है +2.5 में। ओके, यू कैन कैलकुलेट दैट। मतलब कि क्या हो रहा है कि योर हाफ से इंक्रीज हो रहा है एक सल्फ़र के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 सल्फ़र है, तो देयरफॉर ओवरऑल इंक्रीज जो है फॉर मॉलिक्यूल दैट इज़ 1, दैट इज़ द एन फैक्टर फॉर सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, आयोडीन के लिए कितना है, ऑब्वियसली 2 आयोडीन है, एक के लिए 1 तो 2 के लिए 2, दैट इज़ फॉर आयोडीन।
ठीक है। आयोडीन का ध्यान में रखना, इट इज़ 2, एन फैक्टर इज़ 2, सोडियम थायोसल्फेट का 1, ध्यान में ही रखना है। ओके, देन यूज कॉन्सेंट्रेशन निकालना है अपने को। पहले तो मोलैरिटी में निकाल लो, उसके बाद ग्राम पर लीटर में निकाल लो। तो m1 v1 n1 इज इक्वल टू m2 v2 n2, ठीक है। बेसिकली दैट इज़ व्हाट विल डू। यहाँ पे m1 निकालना है अपने को, v1 दिया हुआ है, ठीक है, n1 अपने को मालूम है। ओके, यहाँ पे m2 दिया है, v2 दिया है 25 ml, ठीक है, और n2 अपने को मालूम है 2। सो m1 निकालेंगे, जो भी मोलैरिटी आएगी उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कंसंट्रेशन जो मिलेगा दैट इज़ इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोलैरिटी को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सब मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ठीक है। उसको अपन मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द आंसर। जो भी है इसको सॉल्व कर लो और देख लो इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट 0.05 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, इसको वॉल्यूम निकालना है अपने को, रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। सो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी अपन एक सॉल्व किया है। सो MnO4 माइनस ऑक्जेलिक एसिड बोले तो H2C2O4, और इसको ऑक्सीडाइज कर रहे तो ये हो जाएगा Mn2 प्लस CO2, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन रहने दो, एक बार स्केलेटल इक्वेशन तुमने लिख लिया तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट वेट लिख लो। बेसिकली Mn का +7 होता है तो 7 हो गया, सॉरी +7 से 2 में जा रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट n फैक्टर है, सॉरी n फैक्टर इज़ 5। ऑक्जेलिक एसिड का थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था बेसिकली, ठीक है। इट गोज़ फ्रॉम +3 टू +4, तो एक कार्बन के लिए, सो इट इज़ एक्चुअली 2 for 2 कार्बन्स, इज इट। दैट इज़ द n फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड, थोड़ी देर पहले ही अपन ने निकाला था। और अब लिख लो क्या चाहिए तुमको, तो तुमको करना क्या है, तुमको इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। सो V1 टाइम्स मोलैरिटी, ओके, तो यह है M1 टाइम्स N1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तुमको इक्वलेंट्स रखने हैं, इजंट इट। लेकिन तुमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तुमको मास दिया है ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। और मास और इक्वलेंट वेट, ठीक है, इक्वलेंट नंबर ऑफ, नॉट इक्वलेंट वेट, इक्वलेंट्स का एक रिलेशनशिप है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था फॉर्मूला याद रखने के लिए, ठीक है। इफ़ यू गो बैक, ये वाला वेट टाइम्स n फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे इस वाले प्रॉब्लम के लिए। M1 V1 N1 अपन ने लिख लिया है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे वेट, ओके, यहाँ पे अपन W2 कर देंगे, इसको W2 टाइम्स N2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2, ठीक है। तो यहाँ पे V1 अपने को निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 158 है, N1 इसका 5 है, ओके, KMnO4 का। उसके बाद वेट इसका दिया है 3.2, इसका N2 तुमको निकाला है 2, ओके, एंड मॉलिक्यूलर वेट इसका है 90, ओके। सारी चीज़ें मालूम है, वॉल्यूम निकाल लो, हो गया, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड है? इसको सॉल्व कर लो तुम।